अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी की मानसिकता हमारे लोगों के अंदर छोड़ गए। इसकी शुरुआत होती है 1966 से, जब इंदिरा गांधी हमारे देश में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनती है। और 1971 में बांग्लादेश बनता है एंड वहाँ से साबित होता है कि इंदिरा गांधी सच में एक बहुत ताकतवर डिसीजन लेने वाली प्रधानमंत्री थी। लेकिन 1975 में इमरजेंसी लगती है। इसका मतलब है कि एक प्रधानमंत्री एक डेमोक्रेटिक देश में जब इमरजेंसी लगाता है तो इसका मतलब है कि वो हमेशा प्रधानमंत्री बन के रहना चाहता है और वो तानाशाह बनना चाहता है। लेकिन 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं। यहाँ से साबित होता है कि इंडिया के लोगों के अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट था कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और हम एक ऐसे आदमी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे भाई जो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप खुद सोचो कि सिर्फ 3 साल में इंडिया के लोग इस बात को भूल गए कि इंदिरा गांधी ने हमारे देश के साथ क्या करने की कोशिश करी थी। और 1980 में दोबारा चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी दोबारा चुनाव जीत जाती हैं। अब आप यहाँ से सोचो कि इंडिया के लोगों का माइंड सेट किस तरह का है कि एक प्रधानमंत्री जिसने हमारे देश को कब्जा करने की कोशिश करी, तानाशाह बनने की कोशिश करी। और आपको सोचो कि क्या आप एक ऐसे आदमी को दोस्त बनाओगे जिसने कभी आपको पहले 2-3 साल परेशान किया हो, उसके बाद वो आप 2-3 साल बाद आपकी ज़िंदगी में वापस आ गया हो, तो क्या आप एक ऐसे आदमी पर दोबारा भरोसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन इंडिया के लोग इंदिरा गांधी पर भरोसा करते हैं, 1980 में दोबारा से उन्हें चुनाव जिताते हैं और इससे वो साबित करते हैं कि दिस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ स्लेव माइंडसेट। अब मैं आपको एक दूसरे तरह के स्लेव माइंडसेट के बारे में बताता हूँ। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट स्लेवरी। इसके तो नाम में ही गुलामी है। मतलब आज के टाइम में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार मैं तो 9 से 5 की नौकरी करता हूँ। इसमें पता है ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सवेरे 7 बजे जागते हैं एंड खाना बनाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं एंड अपने ऑफिस आवर से 15 मिनट पहले जॉब पर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये लोग 15 मिनट लेट हो गए ना तो हाफ डे की सैलरी काटी जाती है। मतलब 15 मिनट लेट होना इज इक्वल टू 4 घंटे की सैलरी। आप खुद सोचो कि यार अगर यार आप 1 घंटे लेट हो गए, ठीक है, एंड आपके 1 घंटे की सैलरी काटी जा रही है, तो इस बात का रेस्पेक्ट है भाई। जितना आपने काम किया उतनी आपको सैलरी मिल रही है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके 15 मिनट लेट होने पे आपको 4 घंटे की सैलरी कटवानी पड़ रही है। ठीक है, इसमें एक बेसिक बात मैं और बताता हूँ कि ये जो बंदा है ना, ये 9 बजे से काम करता है 5 बजे तक, ठीक है। एंड 5 बजे अब इसका टाइम खत्म हो जाता है, इसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब इस बंदे का काम खत्म हो गया, अब ये घर चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये बंदा 5 के बाद 5:30 बजे तक काम करता है, 6 बजे तक काम करता है, 7 बजे तक काम करता है। और वो जो एक्स्ट्रा 2 घंटे काम करता है ना, उसकी इसे सैलरी नहीं मिलती है। और ये अपने मैनेजर से कुछ बोल भी नहीं पाता है कि ये एक्स्ट्रा काम कर क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि मैनेजर साहब बुरा मान जाएंगे ना। वैसे मतलब इस तरह का बिहेवियर रखते हैं कि कंपनी इनके चाचा के लड़के की हो, कि मतलब ये काम कर रहे हैं, इन्हें बदले में कोई रेस्पेक्ट मिलेगा। नो, देर इज़ नो रेस्पेक्ट इन डूइंग सच काइंड ऑफ स्लेव वर्क। ओके। एंड उसके बाद ये 7 बजे से लौट के आते हैं अपने रूम पर एंड वही रील देखते हैं, सोते हैं एंड अगले दिन से सेम रूटीन फॉलो करते हैं। अब ये रूटीन शब्द ही गुलामी है बेसिकली। खुद सोचो कि इंडिया में बहुत सारे लोग सीरम और क्रीम्स का यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ी सी चमड़ी को गोरा करना है, मतलब थोड़ा सफ़ेद करना है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज आज से 78 साल पहले हमारे देश को छोड़ के गए थे, उनके मालिकों की याद आती है ना हमारे देश के लोगों को। ओ माई गॉड, आई वॉन्ट टू बी फेयर एंड स्मार्ट, आई वॉन्ट टू बी समथिंग डिफरेंट। ठीक है। एंड मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जैसे कुछ दिन पहले कोल्ड प्ले का इंडिया में कॉन्सर्ट हुआ, तो क्रिस मार्टिन ने बेसिकली एक बात बोली कि वो इंडिया के लोगों से माफ़ी मांग रहे थे कि आपने जो मतलब जो अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था उसके लिए। क्रिस मार्टिन बोलते हैं कि मैं इंडिया के लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि आप हमारे कॉन्सर्ट को देखने आए, क्योंकि हमने पास्ट में इंडिया के साथ में ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी कुछ बुरा किया है, इसीलिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ और आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप हमारे कॉन्सर्ट को देखने आए। ठीक है। और आप खुद सोचो कि एक सिंगर हमसे गुलामी या कॉलोनिज्म के लिए माफ़ी मांग रहा है, तो एक सिंगर का इस बात से क्या संबंध? और आप खुद सोचो कि इंडिया के लोगों की क्या ऐसी सिचुएशन है कि हम ब्रिटेन के लोगों को माफ़ कर सकते हैं? इंडिया का जो आदमी का पर कैपिटा इनकम है ना, वो है 2,20,000 रुपये। मतलब इंडिया में अगर ऑन एवरेज देखा जाए हर आदमी के पास 2,20,000 रुपये है। और ब्रिटेन के आदमी का पर कैपिटा इनकम है 37,000 पाउंड। इसका मतलब है 40 लाख रुपये। इंडिया का एक आदमी जिसके पास 2 लाख रुपए हैं, ब्रिटेन का एक आदमी जिसके पास 40 लाख रुपए हैं। अब इन दोनों नंबरों का आप डिफरेंस समझ सकते हो। इंडिया में एक आदमी अमेरिका की ट्रिप पे नहीं जा सकता, लेकिन ब्रिटेन का आदमी इंडिया जैसे 10 देशों में विजिट कर सकता है। और उनके लिए तो वीज़ा फ्री भी है क्योंकि उनका पासपोर्ट रैंकिंग बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर देखो अगर आप ऐसा बोलते हो ना कि अरे हम इंडिया के लोग हैं और हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम धर्म को फॉलो करते हैं, हम स्पिरिचुअल लोग हैं और हम ब्रिटेन को माफ़ कर देते हैं, हम पुरानी बातों को याद नहीं रखते हैं, तो क्या आप एक ऐसे देश को माफ़ करोगे जिसने हमारे से $60 ट्रिलियन लूटे थे? क्या आप अंग्रेज़ों के उस देश को माफ़ करोगे जिसने हमारे हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश करी, हमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसी ऐतिहासिक बातें बोली?
जो बिल्कुल असली नहीं थी। लेकिन हमारा हर बच्चा जब इतिहास पढ़ता है तो उसे क्या पढ़ाया जाता है कि आर्यंस इंडिया में आए थे। अंग्रेजों ने क्या बोला कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं ना, जिनका कलर थोड़ा सा फेडेड है या जो ब्राउन पीपल है, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। मतलब जिन लोगों ने इंडिया में वेद पुराण उपनिषद लिखे थे वो इंडिया के लोग नहीं थे। आप खुद सोचो कि फिर अगर ये लोग इंडिया के लोग नहीं थे तो कौन लोग इंडिया के थे। देखो, जो बॉडी का कलर होता है ना, स्किन का कलर होता है, टेक्सचर होता है, वो ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से लोग आए होंगे तो उनका डीएनए चेंज नहीं हुआ होगा। जो माइग्रेशन है वो इंडियन हिस्ट्री में पिछले 1 लाख साल से चल रहा है। तो क्या एक कमज़ोर आदमी किसी ताकतवर को माफ़ कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका एक बेसिक एग्जांपल है कि भगवान राम समंदर के सामने बैठे हुए थे, समंदर से बोला कि रास्ता दे दो, एंड समंदर ने रास्ता नहीं दिया। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, और बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। अंबर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक आग पौरुष की तभी राम के सर से। ठीक है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जिसके पीछे जब जगमग है। मतलब जो आदमी ताकतवर होता है ना, उसी के सामने लोग झुकते हैं। और आपको अब भी लगता है कि हम लोग ब्रिटेन को माफ़ कर सकते हैं ना? हमारी हमारी वो हैसियत ही नहीं है। देखो, माफ़ी अगर सच में, पता है, ये कमज़ोर आदमी कभी किसी ताकतवर को माफ़ कर ही नहीं सकता है। माफ़ी तो तब होगी जब आज से 50 या 100 साल बाद हमारे जो आईएनएस कैरियर्स होंगे, जैसे आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, वो ब्लैक सी या फिर नॉर्थ सी में खड़े होंगे। हमारे आर्मी के चीफ पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, जिसे ब्रिटेन का पार्लियामेंट बोलते हैं, उसके अंदर खड़े होंगे, और तब वो बोलेंगे कि अब हम ब्रिटेन को माफ़ करते हैं कॉलोनिज्म के लिए। उस बात को मैं प्योर फॉर्म में मान सकता हूँ कि उसे माफ़ी बोला जा सकता है। और फिर वो एज माफ़ी का जो सिंबल होगा उसके तौर पर कोहिनूर लेके आएंगे और इंडिया गेट पे लगाएंगे। और फिर जो भी आदमी कर्तव्य पथ से निकल के जाएगा ना, इंडिया गेट को देखेगा, फिर वो कोहिनूर को देखेगा, फिर वो कहेगा कि इंडिया को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था ना, इसीलिए हमने उस बात का बदला लिया। और ये जो कोहिनूर आप देख रहे हो ना, ये उसी बात का बदला है। ब्राज़ील के लोग पुर्तगाली भाषा बोलते हैं क्योंकि वो पुर्तगीज़ के गुलाम थे। अर्जेंटीना के लोग स्पेनिश बोलते हैं क्योंकि वो स्पेन के गुलाम थे। मेडागास्कर के लोग फ्रेंच बोलते हैं क्योंकि वो फ्रांस लोगों के गुलाम थे। लेकिन गुलाम तो चाइना भी था, लेकिन चाइना के लोग मैंदरीन बोलते हैं। इंडिया के लोग इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ लोगों के गुलाम थे। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, मैंने भी आपको बहुत सारे इंग्लिश में शब्द बोले होंगे। तो अगर हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो कोई ये वो नहीं है कि हम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नो, वी आर लिविंग इन अ स्लेव एनवायरनमेंट, जो 78 ईयर्स पहले हमारे इंडिया में ख़त्म हुआ था। इंडिया में एक और तरह की मानसिकता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, उसे कहते हैं छुट्टी का रीज़न देने की मानसिकता। समझ रहे कि क्या होता है कि कॉर्पोरेट ऑफिस में हर महीने में आपको 2-3 छुट्टी मिलती हैं। ठीक है, अब आप अपने एचआर से जाकर बोलो कि मेरे को छुट्टी चाहिए, तो आपका एचआर पता है कि आपसे क्या बोलेगा कि विवेक आपको छुट्टी चाहिए क्यों। मतलब इंडिया में हर आदमी को एक रीज़न बताना पड़ता है कि आखिर उसे छुट्टी चाहिए क्यों। मतलब बचपन में जब हम छोटे थे तो हम लोगों से एप्लीकेशन लिखवाया जाता था कि राइट अ एप्लीकेशन फॉर अ 3 डेज सिक लीव। मतलब जब आप बीमार हो गए तभी आप स्कूल से छुट्टी ले सकते हो। आपका एचआर आपसे पूछेगा कि आप छुट्टी क्यों ले रहे हो, कि अरे यार मैं बीमार हूँ, मेरे घर में कोई मर गया है, मुझे खाना खाने जाना है, मैं डेट पे जा रहा हूँ, मेरी शादी है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। इतने सारे आप रीज़न बताओगे ना, तब आपको छुट्टी मिलती है। मतलब इंडिया में कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि बिना रीज़न के भी छुट्टी हो सकती है। अगर आपको 2-3 दिन की छुट्टी मिल रही है एंड आप बोल रहे हो कि मेरे को छुट्टी चाहिए, क्यों? क्योंकि बस मेरा मूड है भाई। ठीक है, देखो, अगर आपका माइंडसेट स्लेव माइंडसेट का पार्ट है, आप दूसरे की सोच के हिसाब से सोचते हो ना, तो ना तो आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो, ना आप अपने अधिकारों की बात कर सकते हो, और ना आप सच को सच बोल सकते हो, ना आप अच्छा काम कर सकते हो। इसीलिए इंडिया का मीडिया का रैंकिंग कितना है? 159। क्यों? क्योंकि हमारी मीडिया सरकार से क्वेश्चन पूछने में डरती है। क्योंकि अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी की मानसिकता हमारे साथ छोड़ गए, हमारे ऊपर छोड़ गए। तो दैट्स इट।